देखो अब जो नेक्स्ट अपन को करना है वो है आपका, हमने डीपीएसपी समझ लिया था, हम लोगों ने ये सब कुछ समझ लिया है कि भाई क्या थे पूरे डीपीएसपी, सारे प्रिंसिपल समझ लिया। अब देखते हैं कि यहाँ क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक, डीपीएसपी को लेकर के क्या क्या क्रिटिसिज्म होता है। तो पहली बात, एक बात बताओ, हमने ये जो डीपीएसपी को अरेंज किया है ना, ये अरेंज किया है, वो क्या प्रॉपरली अरेंज था, क्या प्रॉपरली डिवाइड था क्या, है ना। तो हम इसको बोलते हैं कि ये अरेंज जो था ना वो प्रॉपरली नहीं था, नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड एंड क्लासिफाइड। जैसे कि हमने क्लासिफाई कर दिया था ना कि ये डीपीएसपी है, ये 3 आधार पर हमने कर दिया था, गांधीयन, सोशलिस्ट, लिबरल। ये तो हमने अपने हिसाब से किया है ना क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी था। और फिर हमने देखा था कि भाई अभी एक ये वाला आर्टिकल चल रहा है, ये वाला आर्टिकल चल रहा है, जैसे 36 चल रहा है, 37 चल रहा है, 38 चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर देखेंगे कि भाई बीच में मिस हो गया, मतलब एक लाइन से नहीं चल रहा है, कोई भी प्रिंसिपल एक कैटेगरी में नहीं चल रही थी, है ना। वो गांधीयन नहीं है, बल्कि ये गांधीयन में तो नहीं है, ये सोशलिस्ट है। कहीं पर फिर देखेंगे कि सोशलिस्ट का चल रहा है, अचानक से गांधीयन का आ जाएगा, है ना। तो भाई ये क्या बोल रहे थे कि जो अरेंजमेंट था, ये जो अरेंजमेंट था वो कैसा है, ये इलॉजिकली अरेंज है ना। ये जो अरेंज किए गए हैं वो ढंग का अरेंजमेंट है ही नहीं, है ना। कुछ भी कहीं का कुछ हो गया। देखो पहले जैसे एग्जांपल देता हूँ, 39A है, फिर उसके बाद 40 है, समझ गए। 39A काहे की बात करता है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। 40 काहे की बात करता है, गांधीयन की बात करता है, समझ गया। फिर देखेंगे आगे ऐसे करके चलते हैं, फिर यहाँ पर देखो कौन सा है, यहाँ पे 39 है, वो सोशलिस्ट है, ठीक है ना। तो पहले सोशलिस्ट एक जगह क्लब करके नहीं रखा है, गांधीयन एक जगह क्लब करके नहीं रखा है ना। जैसे कि उसमें भी देखो आप इवन अगर आप आर्टिकल 47 का भी देखोगे, ठीक है, तो उसमें भी आप देखना कि भाई 47 का इसमें भी दिया हुआ है, क्या बोलते हैं ये जो 47 बोल रहा हूँ, 48 आपका गांधीयन में भी आता है और 48 आपका लिबरल में भी आता है। तो भाई हमने जो अरेंजमेंट किया है वो हम बोल नहीं सकते किस आधार पर किया है, इलॉजिकली ही अरेंज है सब कुछ, समझ में क्या। तो ये जो पहला क्रिटिसिज्म ये होता है हमारा कि भाई डीपीएसपी का जो हमने अरेंजमेंट किया है वो तो हमने अपनी समझ से कर दिया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं दिया है, कोई भी आर्टिकल कहीं भी डाल दिया गया है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं इलॉजिकली अरेंज। समझ में क्या, अभी हमने तो एक क्लब करके पढ़ा है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं दिया है, उसमें अलग अलग स्कैटर्ड वे में दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट देखो डीपीएसपी क्या बनाता है, सिर्फ मोरल 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 फोर्स है ना, इज एक्स एज अ मोरल फोर्स। लेकिन डीपीएसपी को एक लीगल फोर्स नहीं दिया है ना, नो लीगल फोर्स। नो लीगल फोर्स मतलब क्या होता है कि भाई अब लीगल फोर्स कब होता, जब हम उसको जस्टिसेबल बना देते कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम जुडिशियल रिव्यू करवा लेंगे और जुडिशरी को बोल करके आपसे काम करवा लेंगे। बट यहाँ पर तो आप नहीं करवा सकते ना। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई भाई, लीगल तरीके से कानूनी तौर पर कोई भी प्रेशर नहीं है सरकार पर या फिर पार्लियामेंट पर कि वो ये सारे डिसीजन ले, मतलब लीगल फोर्स नहीं है। क्यों, सिंस इट इज नॉन जस्टिसिएबल। जब वो नॉन जस्टिसिएबल है तो हम क्या नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, कैन नॉट फोर्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी, है ना। भाई अगर उनको उन पर बाइंडिंग हो जाता है ये सब इम्प्लीमेंट करना, तब तो हम बोल देते कि जस्टिसिएबल पार्ट में आ गया। लेकिन यहाँ पे तो सरकार की मर्जी है ना, कि भाई वो उसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। तो भाई ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक। डीपीएसपी क्या है, मोरल फोर्स देता है बट लीगल फोर्स नहीं देता, समझ में क्या, मोरल फोर्स है लीगल फोर्स नहीं है।
समझा गई बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव नेचर है डीपीएसपी का। ये हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन करता है, कंटेन्स डीपीएसपी, समझ में क्या। अब ये डीपीएसपी हमने जो उठाया है, ये कंसेप्ट तो हमने भाई आयरिश से लिया था, आयरलैंड से, बट यहाँ पर जो कंटेंट है ना, कंटेंट है वो हमने कहाँ से लिया है, जो उस समय का इंग्लैंड था, 98th सेंचुरी के जो इंग्लैंड थे, है ना, वहां पर जो वैल्यूज चल रही थी, उनकी वैल्यूज को उठाया है, उनकी वैल्यूज को उठा करके अपने डीपीएसपी में रखा है। समझा क्या, मतलब क्या है, डीपीएसपी काहे पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो हमने डीपीएसपी किया है, ये जो डीपीएसपी हमने उठाया है, वो उस समय में जो इंग्लैंड में जो उसकी वैल्यूज के आधार पर जो फिलोसफी चल रही थी, उन्हीं को उठा करके हमने अपने डीपीएसपी में रख लिया। समझा क्या। और भाई सोचो, वो वहां की पॉलिटिकल फिलोसफी जो है, फिलोसफी जो कहाँ की थी, वो इंग्लैंड की थी। कहाँ से, बेस्ड ऑन इंग्लैंड वैल्यूज, बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ इंग्लैंड। भाई इंग्लैंड में जो वैल्यूज चल रही थी, उन्हीं के आधार पर उनकी पॉलिटिकल फिलोसफी थी, तो वो उनके हिसाब से उनके देश में ज्यादा फिट बैठता। बट ये हमको कहाँ यूज करना चाहिए था, हमको भाई अपने देश की यूज करना था ना, फिलोसफी ऑफ इंडिया। वो काहे पर बेस्ड होती, वो बेस्ड होती इंडियन वैल्यूज पर, इंडियन वैल्यूज पर। बट हमने ऐसा नहीं किया है, हमने ये वाला यूज किया, ये वाला नहीं यूज किया है। तो भाई अब बताओ, ये जो था पॉलिटिकल फिलोसफी, ये क्या भाई ये इंडिया में सूट करेगा, तो ये नॉट सुटेबल टू इंडिया, नॉट सुटेबल टू इंडियन सोसाइटी। समझा क्या भाई। उसके अलावा दूसरा क्रिटिसिज्म ये होता है कि भाई ये 19th सेंचुरी के वैल्यूज के आधार पर आपने डीपीएसपी बनाया है, और आज क्या है 21st सेंचुरी के आधार पर। तो भाई 19th सेंचुरी में तो जो थॉट्स थे वो कंजर्वेटिव होते थे ना, कंजर्वेटिव होते थे, और हमने अभी देखो 21st सेंचुरी में तो लिबरलिज्म को ज्यादा महत्व देते हैं। तो भाई लिबरलिज्म थॉट होना चाहिए ना। इसीलिए देखो, आपको जब मैंने लिबरल वाले बताए थे, वो सब एक जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, आर्टिकल 44, एक दो ही ऐसे आर्टिकल मिलेंगे, बाकी देखो भाई आपको क्या कह रहा, 48A अमेंडमेंट से लाया गया था, समझेगा, 45 में भी अमेंडमेंट चेंज किया गया था। तो बहुत सारा अमेंडमेंट करके फिर हमने टाइम के हिसाब से अपना एडजस्ट किया है। नहीं तो मेजोरिटी ऑफ हम पढ़ते जरूर है कि वो लिबरल है, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ खास लिबरल नहीं नजर आते हमको, सब के सब कंजर्वेटिव ही नजर आते हैं। मैक्सिमम आप देखना, मैक्सिमम जो डीपीएसपीज है, ये 19th सेंचुरी के अकॉर्डिंग, जो उस समय वैल्यूज प्रिवेल कर रही थी, उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट किए गए थे। एट प्रेजेंट क्या है कि ऐसा हमको समझ में आ रहा है कि एट प्रेजेंट हमारी सोसाइटी जिस स्पेस से प्रोग्रेस हो रही है, उस अनुसार हमारे जो ये वैल्यूज हैं वो हमने नहीं इंक्लूड किया है इसमें, है ना, वो सारे कंटेंट इसमें कम नजर आते हैं। समझ में गई बात। ठीक है, तो ये अपन ने नेक्स्ट देख लिया। नेक्स्ट क्या देखते हैं अपन, नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई इससे क्या होता है, डीपीएसपीज जो है ना, डीपीएसपीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन्ड है, कंटेन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उससे क्या होता है, उससे भाई ये बहुत ऐसा, मतलब हमने जो अरेंज किया है और जैसा इसको बनाया है, उसके कारण ना बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट आता है, गिव्स राइज टू कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। कैसे, दिखाता हूं आप देखो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है पहला। अब समझाता हूं आपको कैसे। देखो, ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी से लेकर के यूनियन ने क्या किया, यूनियन ने, ऐसा कर लो इसको,
एक तरफ है यूनियन, एक तरफ है स्टेट। ठीक, यूनियन ने कुछ डायरेक्शन दिया, वो डायरेक्शन काहे से है रिलेटेड, रिलेटेड टू डीपीएसवी, है ना, डीपी से रिलेटेड वो डायरेक्शन है। और अगर स्टेट उनको इफ फेल्ड टू इम्प्लीमेंट, तब क्या होता है भाई, आपको पता है ना, अगर डायरेक्शन ऊपर से मिला है और नीचे वाला अगर फेल हो गया तो क्या होता है इस केस में, ठीक है ना, या तो फेल हो गया हो या तो नॉन कंप्लायंस हो गया हो। तो इस केस में क्या होता है बताओ, इस केस में अगर फेल हो गया तो भाई इमरजेंसी लग सकती है कि नहीं लग सकती, है ना। तो उसके बाद आपको पता है कि भाई इमरजेंसी आ सकती है, कौन सी, स्टेट इमरजेंसी। मतलब क्या हो सकता है, सेंटर कैन डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो स्टेट गवर्नमेंट चली जाएगी तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए ये कन्फ्लिक्ट होता है, समझना कि इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट आ रहा है, हमने देखा अभी, हाँ आ रहा है। तो पहला तो सेंटर और स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ कि भाई सेकंड में एक तो पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। कैसे, देखो, पीएम ने कोई बिल पास कराया, बिल लेकर के आया, बिल इसने पास करा लिया दोनों हाउस से, ठीक है ना, पास बिल। लेकिन ये जो बिल था, ये जो बिल था वो क्या कर रहा था, जो डीपीएसपी के कुछ प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा था, समझेगा, वायलेटेड द प्रिंसिपल्स अंडर डीपीएसपी। ठीक, एक तो जो डीपीएसपी में लिखा था उस प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है। अब पीएम तो भाई सीधी बात है, ये मेजोरिटी पार्टी होती है, मेजोरिटी पार्टी होती है, मेजोरिटी पार्टी है तो भाई मेजोरिटी पार्टी है तो वो कैसा भी बिल ला सकते हैं, वो तो पास करा ही लेते हैं, समझ में क्या। बाद में भले जुडिशियरी उसको स्टक डाउन कर दे, बट अभी के लिए तो पास करा ही लेंगे। अब ये जाता है, बिल पास हो गया, ये पीएम ने बिल लेके आया, ये लोकसभा से भी पास करवा लिया, गया राज्यसभा में, वहां से भी पास हो गया, गया प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट इस बिल को, प्रेसिडेंट को तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो लिखा है कि बाइंडिंग होगा, भाई इसको तो जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी वैसा करना पड़ेगा, बट क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, क्या हो सकता है इस केस में रिजेक्ट कर सकता है, कैन रिजेक्ट द बिल, समझा क्या। क्यों, क्योंकि भाई उसने क्या किया था, वॉयलेट कर दिया गया था। तो भाई इससे क्या होता है कि भाई ये डीपीएसपी तो मैंने आपको बताया था ना, डीपीएसपी तो फॉलो किया जाता है, फॉलो किया जाता है किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, काहे में, जब भी वो कोई पॉलिसी और लेजिस्लेशन फ्रेम करते हैं। बट यहाँ पर तो आप वॉयलेट कर रहे हो, वॉयलेट कर रहे हो तो भाई प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है ये बोल के कि ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल है, समझ में क्या। और मिनिस्ट्री इसको इग्नोर नहीं कर सकती, है ना, मिनिस्टर्स कैन नॉट इग्नोर, तो ऐसा बोल करके वो उस बिल को क्या कर सकता है, मना कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। वो बोल सकता है कि भाई ये तो फंडामेंटल टू गवर्नेंस होते हैं ना, डीपीएसपी क्या है, ये फंडामेंटल टू गवर्नेंस है, फंडामेंटल टू गवर्नेंस। बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो, आप उनको वॉयलेट कर रहे हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस बिल पर मैं अपनी सहमति नहीं दूंगा, समझ में गया। तो भाई कंफ्लिक्ट हो गया कि नहीं दोनों के बीच में, पीएम एक तरफ हो जाएगा, प्रेसिडेंट एक तरफ हो जाएगा, तो फिर तो गड़बड़ हो गई, कंफ्लिक्ट होने लगा, समझा क्या। अब यही चीज स्टेट लेवल पे भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, एक तरफ सीएम ले लो, सीएम ले लो, दूसरी तरफ गवर्नर ले लो, सेम चीज हो सकती है कि नहीं, इनके कारण भी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। तो भाई इसके कारण हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है अपना जो भी हो, पांचवा पॉइंट है कि भाई डीपीएसपी के साथ, डीपीएसपी का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स विथ फंडामेंटल राइट्स। बहुत सारे डीपीएसपी ऐसे हैं जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट कराने जाते हैं तो फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो दोनों में से कोई एक ही चीज रख पाओगे, या तो फंडामेंटल राइट या तो डीपीएसपी। तो इस केस में क्या होता है कि भाई
डीपीएसपीज क्या करते हैं, कभी कभी डीपीएसपीज फंडामेंटल राइट को सुपरसीड कर देते हैं, कभी कभी फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी को सुपरसीड कर देते हैं। बट फिर भी आपको बताया था मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, देयर शुड बी, या फिर ऐसा लिख लो, द स्टेट शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब ये क्या है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, मतलब देखो दोनों ही एसेंशियल होते हैं, दोनों के बीच में हम एक बैलेंस बना करके चलें अगर, तो हम दोनों को ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे में तो डीपीएसपी कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि भाई एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन फॉलो करने की जरूरत, ठीक। तो कंफ्लिक्ट करता है, नेचर याद रख लेना, क्रिटिसिज्म में क्या लिखोगे, नॉन जस्टिसिएबल है, कंफ्लिक्ट करता है, कंफ्लिक्ट कितने लेवल पर करता है ये हमने देख लिया, डीपीएसपी से कंफ्लिक्ट करता है, कंजर्वेटिव है, इंडियन वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं है, वेस्ट की वैल्यूज के अकॉर्डिंग है, और जो अरेंजमेंट है वो इलॉजिकल है, प्रॉपरली अरेंज नहीं है, क्लासिफाइड नहीं। समझ में आ गया? ये था हमारा क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट बढ़े, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस या फिर यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूटिलिटी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, डीपीएसपी की, उसको समझना, ठीक। अब एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर करता है कि ये जो डीपीएसपी है वो क्या होते हैं, ये फंडामेंटल होते हैं, काहे के लिए, काहे के लिए फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल टू गवर्नेंस, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, वही ये तो यही है, इसी के आधार पर हम बेस बना करके ही सब कुछ कर सकते हैं। तो हाँ ये बात याद रख लेना पहला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल सकता हूं कि भाई ये क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिक्लेयर करता है कि ये डीपीज क्या है, ये डीपीज है हमारे फिलॉसफी है, ये हमारी ये एक तरीके से फिलॉसफी है, काहे के लिए, फॉर सोशल जस्टिस, है ना। देश, अगर देश में सामाजिक न्याय लाना है तो डीपीएसपी की मदद से हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। याद करो, पढ़ा था हमने सोशल डेमोक्रेसी, याद आया, सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी अचीव करना है तो उसके लिए भी मैंने क्या बताया आपको, डीपीएसपी जाता होता है, समझा क्या। और यही बोला जाता है कि अगर ये डीपीएसपी का हम यूज करेंगे तो हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, इसका यूज करके हम क्या एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक वेलफेयर स्टेट। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है कि भाई हम एक वेलफेयर स्टेट बना दें, समझा क्या। और ऐसा भी बोला जाता है अगर हम सारे डीपीएसपी को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, इफ प्रॉपरली यूटिलाइज, बिना पॉलिटिक्स का यूज करके, तो ऐसा बोला जाता है कि ये कैसा हो जाएगा, हेवन ऑन अर्थ की जैसा हो जाएगा, हेवन ऑन अर्थ, समझा क्या। भाई इससे अच्छा कोई देश हो ही नहीं सकता फिर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला मैंने, यहाँ पे एक चीज और समझो, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई डीपीएसपी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डीपीएस का यूज करके हम अचीव कर सकते हैं किसको, हम अचीव कर सकते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। देखो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा था ना डीपीएसपी, जैसे कि राइट टू वर्क वगैरह भी आपको बताया था, समझे कि असिस्टेंस देना इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब की बात कर रहे हैं। तो इस सबसे हम क्या पॉलिटिकली एम्पावर कर रहे हैं अपने देश के लोगों, उससे क्या होता है हम बेटर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेके आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल लेके आ सकते हैं। तो देखो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी ले आए हम और यहाँ से सोशल डेमोक्रेसी भी ले आए हम, समझा क्या। तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात जरूर करना कभी भी डीपीएसपी आए, तो भाई डीपीएसपी से हम सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेके आते हैं, समझा क्या। मतलब मैं क्या बोला कि भाई ये स्टेट है प्लस स्टेट की अथॉरिटीज है, स्टेट अथॉरिटीज है, उनको उनके लिए क्या होता है, डीपीएसपी एक तरीके से क्या है, ये डीपीएसपी है,
वो एक तरीके से मोरल कमांड है। मोरल कमांड, मोरल कमांड मतलब उनको गाइड करता है ना, उनको गाइड करता है, उनको टाइम टू टाइम क्या बोलेंगे उसको, उनका परसेप्शन बनाता है, ठीक है ना। डीपीएसपी गाइड करता है, परसेप्शन बनाता है उनका, ताकि एक क्या कर सके हम, ताकि हम एक क्या कर सके, एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश कर सके। समझा गई बात। तो भाई हाँ, डीपीएसपी की यूटिलिटी तो हमने समझ ली कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंस होता है डीपीएसपी। समझा क्या मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो डीपीएसपी भले ही, डीपीएसपी का नेचर क्या है, डीपीएसपी का नेचर है कि भाई ये क्या है, लीगल फोर्स नहीं है, नो लीगल फोर्स। समझ में क्या, लीगल फोर्स नहीं है मतलब क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। स्टिल ये क्या कर सकते हैं, स्टिल दे गाइड स्टेट एंड इट्स अथॉरिटीज। काहे के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसलिए डीपीएसपी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि भाई इसका क्या क्या सिग्निफिकेंट हो सकता है। जैसे कि कुछ डीपीएसपी को समझते हैं और देखते हैं, यूटिलिटी तो समझ लिया, आप थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भाई उसका और क्या महत्व है, ठीक है ना। तो और उसका सिग्निफिकेंस कुछ समझते हैं, कुछ सिग्निफिकेंस और समझ लो। मतलब क्या मैंने बताया कि भाई इसको बोलते हैं हम, याद करो, डीपीएसपी, डीपीएसपी को हम अदर नाम से ये भी बोल सकते हैं, क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये कब आया था, ये 1935 का एक्ट आया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये चीजें लिखी है, ये आपको गाइड करता है, किसको गाइड करता है, स्टेट को। काहे के लिए, अभी जो ऊपर लिखा है, फॉर गवर्नेंस। तो ये क्या हो गया भाई, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया ना, ठीक है ना। भाई हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्यों बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई ये क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, दे रिकमेंड किसको, अथॉरिटीज को, जो भी इंडियन यूनियन के लिए काम करती है उनको। समझा क्या, क्या गाइड करती है, क्या रिकमेंड करती है, उनको बताती हैं कि भाई बेसिक, जो आपका बेसिक प्रिंसिपल्स है, ठीक है ना, वो क्या है। उन बेसिक प्रिंसिपल्स का आधार लेकर के हम गवर्नेंस करते हैं, तो भाई वो सिटीजन सेंट्रिक होता है, उससे हम बेटर तरीके से गुड गवर्नेंस लेके आ सकते हैं। समझा क्या, फॉर गुड गवर्नेंस। ठीक, तो हाँ इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये भाई एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब फिलॉसफी है, गाइड है, समझा क्या, कंसाइंस है ना, ये मोरल कंसाइंस है जो कि सरकार के बिहेवियर को, सरकार के उसको गवर्न करती है। समझा क्या ना, तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समझो। देखो डीपीएसपी हेल्प करती है, हेल्प्स जुडिशियरी टू डिटरमाइन क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉस। कैसे, मैंने यहां पर लिखा है कि भाई डीपीएसपी के तहत जुडिशियरी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करती है। समझो, मान लो सपोज एक लॉ आया है, समझा क्या, उसमें ये वाले पॉइंट लिखे हैं, अब वहां पर इस लॉ को किसी ने चैलेंज कर दिया, चैलेंज कर दिया मतलब क्या कर दिया, इसका जुडिशियल रिव्यू हो रहा है। जुडिशियरी इसको रिव्यू कर रही थी और वो ये देख रही थी कि भाई ये जो लॉ था ये इसलिए लाया गया था क्योंकि ये लॉ किसी डीपीएसपी को इफेक्ट देने के लिए लाया गया सरकार के द्वारा। समझा, सीक्स टू गिव इफेक्ट टू टू डीपीएसपी। वो अगर चेक कर रही थी और उसको, वो अगर ये मानती कि भाई ये लॉ ऐसा कुछ तो है नहीं कि डीपीएसपी को
इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये लॉ बनाया गया है, डीपीएसपी के किसी प्रोविजन को इफेक्ट देने के लिए लॉ बनाया है, तब वो क्या कर देती है, एक मान लो एक चांस वो क्या कर देती, स्टक डाउन कर लेती। लेकिन यहाँ पर उसने ये पाया कि भाई ये सरकार ये कानून लेके आई है, बट इस कानून के तहत वो डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, उनको इफेक्टिव रूप दे रही है, तो फिर ये क्या करेगी, उसको क्या कर देगी, स्टक डाउन नहीं करेगी। समझा क्या भाई, अब क्या कर देगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार ठहरा देगी। मतलब वो बोल देगी कि भाई ये वाला जो एक्ट आ रहा है वो तो इस आर्टिकल के इस प्रोविजन को इफेक्ट देने के लिए लाया है, तो हम क्यों उसको स्टक डाउन करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो खुद इनको बोला था ना कि आपको ये सब करना है। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वो तो गाइड की तरह काम कर रहा है, तो अब उस गाइड का यूज करके ही तो सरकार ने ये बिल लेके आया है, तो हम इसको स्टक डाउन क्यों करेंगे। समझा गया, इसलिए वो उसको स्टक डाउन नहीं करते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये एक तरीके से क्या है, लाल बत्ती का काम करते हैं, बेकन लाइट की तरह काम करते हैं। कोर्ट इसको देख करके समझ जाती है कि कौन सा चीज किसको, बेकन लाइट समझते हो ना, जो लाल बत्ती होती गाड़ी में लगी रहती, वो आती है तो आप समझ जाते हो कि भाई ये स्पेशल कन्वॉय है, ये स्पेशली ट्रीट किया जाना है इसको। तो वैसे यहाँ पर कोर्ट जब इसको देखती है तो समझ जाती है कि भाई हाँ, अरे ये तो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट देने के लिए किया है, तो हम क्या करें, उसको जाने दे, ग्रीन सिग्नल दे दे। वैसे अगर लाल बत्ती लगी रहती है तो उसको रोका नहीं जाता, क्यों, क्योंकि भाई वो थोड़ा वीवीआईपी टाइप से हो जाता है, इसलिए उसको जाने दो। इसीलिए ये भी क्या है, एक तरीके से बेकन लाइट की तरह काम करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ये वाला पॉइंट, क्या बोला मैं। नेक्स्ट मैं ये बोल सकता हूं, ये स्टेट है, स्टेट क्या करते हैं, अपने जो भी स्टेट एक्शंस होते हैं, स्टेट एक्शंस कैसे, जैसे स्टेट एक्शंस मतलब वो लेजिस्लेटिव एक्शन हो सकता है, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन हो सकता है। ठीक, इन सब का बैकग्राउंड क्या होता है, इन सब का बैकग्राउंड क्या है, जो भी ये डिसीजन लेंगे, ये जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी स्टेट एक्शन होता है, उसका बैकग्राउंड तो हम यही मान के चलते हैं ना कि भाई जो डीपीएसपी में बोला है ये वही वैसे ही तो काम कर रही है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी क्या करती है, बैकग्राउंड का काम करती है, काहे के लिए, स्टेट के एक्शन के लिए। प्लस यही डीपीएसपी एक्ट्स एज अ गाइड, गाइड की तरह काम करती है, किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, और साथ में यहाँ पर ये जुडिशियरी के लिए भी तो गाइड का ही काम कर रही है। कैसे, अभी देखो जुडिशियरी इसी का बेस बना करके तो जुडिशियल इंटरप्रेट कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अभी चेक किया ना कि भाई क्या ये लॉ डीपीएसपी को इफेक्ट देने के लिए बनाया गया है, अगर हाँ तो उसको ग्रीन सिग्नल दे रहा है। मतलब जुडिशियरी खुद भी अपना गाइड कहाँ से ले रही है, अपना गाइड, उसका गाइड कौन है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी ही बोल रहा है कि भाई इनको ऐसा करने दो, तो फिर जुडिशियरी ग्रीन सिग्नल दे देगी, तो फिर उस केस में क्या होगा, वो उसको स्टक डाउन नहीं करेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा ये बात याद रखना, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल सकता हूं मैं, ये डीपीएसपीज हैं जिससे हम क्या करते हैं, हम अचीव करते हैं क्या, अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, प्रीएम्बल में जो चीज लिखा है उसको अचीव करने के लिए एक रूट है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल वो एक रूट। तो भाई उससे हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि बोल रहा है कि भाई इक्वालिटी बोला था, तो हमने देखा इक्वालिटी कैसे लाते हैं, जस्टिस की बात किया था, जस्टिस की बात हमने किया था, लिबर्टी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है, सब ने हमने देखा कि भाई इन सब से हम क्या अचीव कर सकते हैं, सारी चीज हम अचीव कर सकते हैं। समझा क्या, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जो कहाँ दिया है, प्रीएम्बल में दिया है, उस प्रीएम्बल को हम कैसे अचीव करते हैं, प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव को डीपीएसपी से हम अचीव कर सकते हैं। समझा गई बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब बताना थोड़ा सा, देखो अब एक चीज और समझो कि भाई ये है स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट की बात करते हैं। अभी ये गवर्नमेंट फिक्स होती है क्या कि यही गवर्नमेंट 50 साल तक रूल करेगी, ये तो आती है और जाती है। कैसे आती जाती है, थ्रू जनरल इलेक्शन,
है ना, थ्रू जनरल इलेक्शन। थ्रू जनरल इलेक्शन भाई सरकार आएगी जाएगी, लेकिन सरकार की जो पॉलिसीज होती है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इन पॉलिसीज को स्टेबिलिटी देने के लिए डीपीएसपी होती है। ये क्या करती है, डीपीएसपी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। हाँ वो बात अलग है कि भाई बहुत सारी पॉलिसीज को हम हटा देते हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि भाई एक आध पॉलिसी को ही हटाया जाता है जो कि समय के साथ अनुकूल नहीं रहता, बाकी मेजोरिटी ऑफ द पॉलिसीज कंटिन्यू करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मनरेगा, कांग्रेस ने लाया था, हमेशा बीजेपी इसके अगेंस्ट थी, तो चाहती तो हटा देती, बट नहीं हटा रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई इससे हम एक वेलफेयर स्टेट बनाना रहे हैं। हम डीपीएसपी में लिखा था राइट टू वर्क, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं है, तो सब कुछ चलने दो। समझा क्या? तो सबसे पहला क्या बताया कि भाई ये क्या करते हैं, डीपीएसपी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज को। समझा क्या? अब ये गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको डोमेस्टिक पॉलिसीज हो सकती हैं और ये फॉरेन पॉलिसीज भी हो सकती है। समझा क्या? भाई चाइना से लेकर के चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, फॉरेन के साथ तो अच्छा ही रिलेशन बना करके रखना है उनको। समझा ना? अभी देखा था इंटरनेशनल, याद करो 51 में क्या लिखा है, 51 में लिखा है कि इंटरनेशनल कोवेनेंट्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज को सम्मान करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो ये फॉरेन पॉलिसी हमारी वही तो बोलती है, और डोमेस्टिक पॉलिसीज भी तो हमारी मनरेगा वाला भी बताया आपको, इन सब को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम है डीपीएसपी का। हाँ तो बिल्कुल उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। समझा गया? इससे क्या होता है, ये सारी पॉलिसी से आखिर हम देखते क्या है, इस सारी पॉलिसी से हम क्या देखते हैं कि किस किस पॉलिसी किसको कवर करती है। ये कवर करती है आपको, कवर्स अभी बताया, सामाजिक स्फीयर को, सोशल इकोनॉमिक स्फीयर को, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल स्फीयर को, तो इस सब को टच करती है ये पॉलिसीज। ठीक है, समझ में आ गया? तो उन सब पार्टी, उन सब मतलब इन सब स्फीयर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती हैं उनको कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब वो चाहे डोमेस्टिक लेवल पे बात कर लो या फॉरेन पॉलिसी में बात कर लो, बट हाँ गवर्नमेंट आएगी जाएगी, लेकिन पॉलिसीज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम होता है डीपीएसपी से। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, देखो ये फंडामेंटल राइट्स है। समझा क्या? ये फंडामेंटल राइट्स है ना, इसने राइट दिया है, राइट्स गिवन टू किसको, इंडिविजुअल्स को, है ना। लेकिन इसने कुछ सारे मतलब बहुत सारे राइट्स तो नहीं दे दिया है ना, जैसे राइट टू वर्क थोड़ी दे दिया गया था। ठीक है,